नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सिर्फ एक टॉपिक कहना सही नहीं होगा। ये भारत की अर्थव्यवस्था, यहाँ की कृषि और हमारी संस्कृति की जान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय मानसून की। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज या रेलवे जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए, आज मानसून के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से समझते हैं, एक एक करके। तो एक नज़र डालते हैं कि आज के इस सफ़र में हम क्या-क्या पड़ाव पार करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ये मॉनसून होता क्या है, फिर इसके पीछे का साइंस क्या है, ये बनता कैसे है। इसके बाद देखेंगे कि भारत में इसकी यात्रा कैसी होती है, इसकी दो बड़ी ब्रांच कौन-कौन सी हैं, सर्दियों वाला मॉनसून क्या होता है, और आखिर में वो सारे ज़रूरी फैक्ट्स जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम मानसून शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बारिश, है ना? लेकिन असल में इसका मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा और इंटरेस्टिंग है। ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। मानसून शब्द असल में अरबी भाषा के एक शब्द मौसम से निकला है, जिसका मतलब होता है मौसम या सीजन। तो टेक्निकली मानसून का असली मतलब बारिश नहीं, बल्कि हवाओं का मौसम के हिसाब से अपनी दिशा को पूरी तरह से उलट लेना है। मतलब गर्मियों में हवाएं एक दिशा में चलती हैं, समुद्र से जमीन की ओर, और अपने साथ नमी लाती हैं, जिससे बारिश होती है। और जैसे ही सर्दियां आती हैं, ये हवाएं यू टर्न लेकर जमीन से वापस समुद्र की ओर चलने लगती हैं। हवाओं का ये जो पूरी तरह से दिशा बदल लेना है ना, इसी सिस्टम को मानसून कहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये हवाएं अपनी दिशा बदलती ही क्यों हैं? आखिर ये मॉनसून बनता कैसे है? देखिए, इसके पीछे कोई एक अकेला कारण नहीं है, बल्कि तीन बड़े नेचुरल फैक्टर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। आइए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो वो तीन खिलाड़ी कौन हैं? पहला है जमीन और पानी का अलग अलग स्पीड से गर्म होना। दूसरा है आईटीसीजे यानी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का अपनी जगह से खिसकना। और तीसरा है जेट स्ट्रीम्स की भूमिका। इन तीनों को हम आराम से डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट अपने आप में एक एग्जाम का सवाल है। सबसे पहला और सबसे आसान कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल हीटिंग। देखिए, जमीन की एक आदत होती है, वो पानी के मुकाबले बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी भी। अब सोचिए, गर्मियों में जब सूरज की तेज धूप पड़ती है तो भारत का मैदानी इलाका एक तवे की तरह गर्म हो जाता है। जब कोई जगह गर्म होती है तो वहां की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है और वहां बन जाता है लो प्रेशर यानी निम्न दाब का एरिया। उसी वक्त उसके बगल में जो हिंद महासागर है वो उतना गर्म नहीं हो पाता, वो ठंडा रहता है। तो वहां होता है हाई प्रेशर। और हवा का एक गोल्डन रूल है, उसे हमेशा याद रखिए, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागेगी। बस इसी वजह से हिंद महासागर की नमी से भरी ठंडी हवाएं भारत की गर्म जमीन की ओर दौड़ पड़ती हैं और यहीं से शुरू होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का खेल। अब आते हैं दूसरे कारण पर, यह है आईटीसीजेड का रोल। आईटीसीजेड धरती पर एक तरह की गर्मी की बेल्ट है, जहां उत्तर और दक्षिण से आने वाली व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। ये बेल्ट सूरज का पीछा करती है। गर्मियों में जब सूरज भारत के ऊपर होता है तो ये आईटीसीजेड बेल्ट भी खिसककर गंगा के मैदानों के ऊपर आ जाती है। अब इससे होता क्या है? भारत में जो लो प्रेशर पहले से बना हुआ था, ये आईटीसीजेड उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। आप इसे एक बहुत बड़े वैक्यूम क्लीनर की तरह समझ सकते हैं, जो समुद्र से नमी वाली हवाओं को और भी ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचने लगता है। और अब आता है तीसरा खिलाड़ी, जेट स्ट्रीम्स। ये हवा की तेज नदियां हैं जो आसमान में बहुत ऊंचाई पर बहती हैं। सर्दियों में एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में बहती है, जो मानसूनी हवाओं का रास्ता रोके रखती है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं, ये जेट स्ट्रीम खिसककर हिमालय के उत्तर में चली जाती है और मानसून के लिए पूरा रास्ता, पूरा हाईवे खाली हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके हटते ही एक पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत के ऊपर बन जाती है, जो मॉनसून को पीछे से धक्का देकर भारत की तरफ आने में और मदद करती है। तो हुआ ना कमाल, एक ने रास्ता साफ किया और दूसरे ने पीछे से पुश कर दिया। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि मॉनसून का जन्म कैसे होता है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये भारत में अपना सफर कैसे तय करता है। ये कब आता है, कब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और फिर वापस कब जाता है। इस पूरी यात्रा को हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। अब ये जो तारीखें हैं ना, ये एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा। मानसून की यात्रा की शुरुआत होती है लगभग 1 जून को, जब ये केरला में एंट्री करता है, जिसे हम ऑनसेट कहते हैं। फिर जुलाई और अगस्त के महीने इसके पीक महीने होते हैं। इसी बीच कभी कभी कुछ दिनों के लिए बारिश रुक जाती है, जिसे मानसून ब्रेक कहा जाता है।
और फिर सितंबर के आखिर से इसकी वापसी का सफर शुरू हो जाता है। मॉनसून का आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ग्रैंड एंट्री होती है। सबसे पहले लगभग 1 जून को ये भारत के दक्षिणी दरवाजे यानी केरला के मालाबार तट पर दस्तक देता है और इसीलिए केरला को मॉनसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये एक सीधा एमसीक्यू बनता है। केरला में आने के बाद ये धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है और करीब 1.5 महीने में यानी 15 जुलाई तक ये पूरे भारत को कवर कर लेता है। अब समझते हैं मॉनसून में विराम या ब्रेक इन मॉनसून क्या है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मॉनसून एक बार शुरू हो गया तो लगातार बरसता ही रहेगा। कभी कभी बारिश के मौसम के बीच में ही 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए बारिश अचानक रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है। इसी को मॉनसून ब्रेक कहते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हाँ, अगर ये ब्रेक बहुत लंबा हो जाए तो ये हमारी फसलों के लिए, खासकर धान की खेती के लिए अच्छा नहीं होता। जब मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से भारत की ओर आती हैं तो भारत के तिकोने आकार के कारण ये 2 हिस्सों में बंट जाती हैं। जैसे कोई नदी किसी बड़े पत्थर से टकराकर 2 धाराओं में बंट जाती है, बिल्कुल वैसे ही एक ब्रांच अरब सागर के ऊपर से जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर से। आइए इन दोनों को समझते हैं। तो पहली है अरब सागर शाखा। ये ज़्यादा पावरफुल होती है। ये सीधे आकर भारत के वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के पहाड़ों से टकराती है और केरला, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ज़बरदस्त बारिश करती है। दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी शाखा। ये आगे बढ़कर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाती है। वहाँ मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ एक फनल या कीप जैसी आकृति बनाती हैं। ये नमी वाली हवाएं इन पहाड़ियों में जाकर फंस जाती हैं और मजबूरन ऊपर उठकर अपनी सारी नमी वहीं बरसा देती हैं। और यहीं पर वो जगह है जिसका नाम आपने जीके की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा, मासिनराम, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये तो हुई मानसून के आने की कहानी, यानी गर्मियों के दक्षिण पश्चिम मानसून की बात। पर पिक्चर अभी बाकी है। अब बात करते हैं इसकी वापसी की, जिसे हम विंटर मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। अब भारत की जमीन ठंडी हो जाती है और यहां बन जाता है हाई प्रेशर, और हिंद महासागर अभी भी थोड़ा गर्म रहता है तो वहां होता है लो प्रेशर। तो अब हवा कहां से कहां चलेगी? बिल्कुल सही, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी जमीन से समुद्र की ओर। और क्योंकि ये हवाएं जमीन के ऊपर से आ रही हैं तो इनमें नमी नहीं होती, ये ज्यादातर सूखी होती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है और ये आपके एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है। इसे ध्यान से सुनिए। जब ये सूखी हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं तो रास्ते में ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, वहां से ये थोड़ी नमी उठा लेती हैं और फिर जाकर भारत के दक्षिण पूर्वी तट, खासकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराती हैं और सर्दियों में वहां खूब बारिश करती हैं। तो सवाल क्या बनता है, भारत के किस राज्य में सर्दियों में बारिश होती है? जवाब हमेशा एक ही होगा, तमिलनाडु। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और उन की पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में सीधे सवाल बनकर आते हैं। ये नंबर बहुत बड़ा है, इसे याद रखिएगा, 75%। जी हाँ, हमारे देश में साल भर में जितनी भी बारिश होती है उसमें से लगभग 3/4 हिस्सा सिर्फ गर्मियों वाले दक्षिण पश्चिम मानसून से ही आता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए कितना जरूरी है। मानसून को अक्सर दोधारी तलवार कहा जाता है। एक तरफ तो ये हमारी खेती के लिए अमृत है, हमारी खरीफ की फसलें जैसे चावल पूरी तरह इसी पर निर्भर हैं, इसलिए तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बरस जाए तो बाढ़ ले आता है, और अगर ये रूठ जाए यानी कम बरसे तो सूखा पड़ जाता है। और इसकी ये जो अनियमितता है उसके पीछे एल नीनो जैसे कई ग्लोबल फैक्टर्स भी काम करते हैं। एक और ज़रूरी बात, ये जो मानसूनी बारिश है ना, ये पूरे देश में बराबर नहीं होती, ये थोड़ी पक्षपाती है। सबसे ज़्यादा मेहरबान ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट पर होती है। वहीं राजस्थान और गुजरात के कच्छ जैसे इलाकों में बहुत कम बारिश होती है। बारिश का ये असमान वितरण भी एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। और आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर मॉनसून हमारी अर्थव्यवस्था और कृषि के लिए इतना ही ज़रूरी है तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इसकी अनियमितता बढ़ रही है उसका हमारे देश पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा, इस पर ज़रूर सोचिएगा। तो आज हमने मॉनसून को पूरी तरह से समझा। जो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं वो है मौसम, ITCZ, जेट स्ट्रीम, मॉनसून का प्रवेश द्वार केरल और शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु।
मुझे उम्मीद है कि इस सेशन के बाद मॉनसून से जुड़ा कोई भी सवाल आपके लिए मुश्किल नहीं होगा।